गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नए डायमेंशन पे काम करेंगे। इसमें माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असिस्ट कर रहा है, उसको देखेंगे। देखिए, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर आप देखें कि बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गांव में पेनिट्रेट कर पाए या नहीं, इस क्वेश्चन पे बहुत डिबेट रहेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी रूरल एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक आध जो उस एरिया में लीड बैंक होगा उसकी ब्रांच हो सकती है। एंड दैट टू एक ब्रांच जो है वो काफ़ी 3-4 विलेजेस को केटर कर रही है। यानी हर गांव के अंदर ब्रांच खोलने का टारगेट शायद अभी अचीव नहीं हो पाया है, लेकिन बैंक्स को सप्लीमेंट करने के लिए पोस्ट ऑफिसेस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ने भी अभी पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस ले लिया है, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम पेनिट्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक्स का एक बिजनेस मॉडल है। देखिए, ब्रांचेस खोलने के लिए कॉस्टिंग लगती है, और ये कॉस्टिंग जो है वो अगर रिकवरेबल ना हो, यानी ब्रेक इवन पॉइंट इन ब्रांचेस में इजीली अचीव ना हो, easily means over a reasonable period of time ना हो, तो there is no inclination of banks and other financial institutions to open new branches। देखें, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं पैसा लगा रहा हूँ एक काम पे, और मुझे उस इन्वेस्टमेंट की वजह से अच्छा रिटर्न नहीं आ पा रहा है, तो ये चीज़ बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी। बिजनेसमैन का अल्टीमेट गोल है रिटर्न, है ना। हाँ, नो डाउट, ये एक अगर आप देखेंगे एक्चुअल काम क्या है माइक्रो फाइनेंसिंग, ये रूरल पॉपुलेशन को केटर करने के लिए है, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए है। इफ अगर आप देखें तो ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर तो समझ लगती है कि आप एक नेग्लेक्टेड सेगमेंट को कवर करने जा रहे हैं, बट बिजनेस पर्सपेक्टिव पे जब आप काम करने जा रहे हैं तो मे बी समटाइम्स इसकी वायबिलिटी नहीं दिखती है मार्केट के अंदर। चैलेंजेस आर देयर। कोलेटरल तो है नहीं है, सिक्योरिटीज तो हम चार्ज नहीं करते हैं, लेते नहीं हैं लोगों से। सो उसमें सिचुएशन जो है वो ऐसा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज गोइंग टू बी अ डिबेट। ये एमएफआईज कर पा रहे हैं या ये अभी अभी और कुछ करने की जरूरत है। ओके, सो आप देखें यहाँ है माइक्रो फाइनेंसिंग ग्रोथ इज क्रिटिकल टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड, यानी इसमें सीधा सीधा कनेक्शन जोड़ा गया। ओके, एंड इसमें कहीं ना कहीं आप देखें पीछे कुछ टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब से प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना स्टार्ट की है, रूरल पॉपुलेशन के बैंक के अंदर अकाउंट्स की एक्टिवेशन बहुत स्पीड से बढ़ी है, और उसमें ट्रांजेक्शन्स भी होनी शुरू हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आधार कनेक्टिविटी जो इनिशिएटिव थी कि आपको अपने अकाउंट में आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है, एंड देन जितनी भी गवर्नमेंट की सब्सिडाइजेशन स्कीम्स हैं, जैसे गैस के ऊपर आपकी सब्सिडी वापस आ रही है, फार्मर्स को उनको जो उनका एक क्वार्टरली कह लें, हाफ ईयरली कह लें, जो उनको एक गवर्नमेंट से सपोर्ट आ रही है, वो डायरेक्टली उनके सेविंग अकाउंट में जा रही है। यानी पहले जो सिस्टम मैनुअल हुआ करता था, अब वो आपने डायरेक्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट टू बेनिफिशियरी कर दिया। बीच में इंटरमीडियरीज सब खत्म हो गई, तो बहुत अच्छी बात हुई कि इसमें अब हमें किसी को कमीशन नहीं देनी पड़ती। टाइमली जब भी फंडिंग रिलीज होती है सभी की आ जाती है। एक आध केस में जिसकी नहीं आ पा रही है, वो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंप्लेंट रजिस्टर करवा पा रहा है। यानी नो डाउट वो खुद तो नहीं कर पाएंगे, बट उनको एक मैकेनिज्म तो दे रखा है कि कहीं ना कहीं आप इस लाइक इस इशू को रिपोर्ट करें और एक टाइम बाउंडेड उसका सॉल्यूशन मिल जाए। यानी अगर आपका केस वैलिड है तो आपको पेमेंट मिल जाए, नहीं है तो फिर आपको भी ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि गवर्नमेंट इज लाइक गिविंग इट टू द नीडी स्टेक होल्डर्स ओनली। चलिए आगे चलते हैं। ये एक जो स्लाइड है, ये एक्चुअली बॉर्डर स्लाइड है। इसमें हमने बस
डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे हैं ऑफ डेमोग्राफी, जो कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके हैं कि लोगों की परसेप्शंस कैसी है। और इसके लिए ग्लोबल फिंडेक्स करके एक हमारा पैरामीटर है जिसको देख के हम ये मेजर कर सकते हैं कि किस कंट्री में कैसा काम चल रहा है, मतलब स्टेट स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम मैप कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ये चार्ट बना हुआ है। आप इस चार्ट को देखेंगे तो एज में उन्होंने दिया है कि 15 to 24 जो है ये वनरेबल एज ग्रुप है। ये लोग नहीं खोल रहे हैं अकाउंट्स, और अगर अकाउंट्स खोल भी ले रहे हैं तो ये सेविंग नहीं कर रहे हैं। तो इस एज ग्रुप के ऊपर काम करने की जरूरत है एज कम्पेयर टू 25 to 64। वो थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है। सेकेंड पैरामीटर में हमने एजुकेशन को देखा है, और एजुकेशन में जो देखा है उसमें ये देखा है कि प्राइमरी या उससे नीचे की एजुकेशन वाले लोगों का इंक्लिनेशन कम है एज कम्पेयर टू अदर्स। जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं उन्हें अकाउंट खोलने के प्रोसेस में ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आ रही हैं। मेंटली मे बी दे आर विलिंग टू डू इट, बट उससे नीचे वाले थोड़ा सा रिजिड है शायद, जो कि हो सकता है उनके डे टू डे शेड्यूल से आता हो। यानी आप देखेंगे ऐसे सेगमेंट में आप जब भी जाके बात करें तो वो ये बताएंगे पहले हम खा लें, खाने के लिए अपनी दिहाड़ी हो जाए, तो उसके बाद हम देखेंगे सेविंग की। तो यहाँ एजुकेशन भी रोल प्ले करता है। इनकम के मामले में देखें, अभी इसमें हमारे दो सेगमेंट्स हैं, एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम रिच एंड एक्सट्रीम पुअर। रिच लोगों के पास हमेशा सरप्लस रहता है, तो वो लोगों को उस सरप्लस को इन्वेस्ट या कहीं ना कहीं सेव करने का ऑप्शन मिलता है। एंड व्हेन यू हैव मनी, देखें ऐसा है कल्चर कि अगर आपके पास पैसा है ना तो फिर आपको एडवाइस देने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, वो अपने आप से आएंगे। लेकिन अगर पैसा नहीं है फिर आपके पास कोई नहीं आने वाला। तो इससे इस क्लियर है कि जिनकी इनकम रहेगी उनकी तरफ ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे और वो थोड़ा सा बेटर फाइनेंशियली कवर्ड रहेंगे। रेजिडेंस के पर्सपेक्टिव पे हमने क्लासिफिकेशन की है रूरल और अर्बन। अर्बन एरियाज में पिक्चर थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि यहाँ देखें आप, एक छोटा सा पॉइंट है कि आप देखें अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि अगर आपको हम बैंक की नौकरी दे रहे हैं, आप किधर जाना चाहेंगे, शहरों में जाना चाहेंगे या गाँवों गाँवों के अंदर जाके सर्विस देना चाहेंगे। ज़्यादातर लोगों की इंक्लिनेशन इसमें रहेगी कि हम अगर अच्छे खासे किसी शहर में पहुंच गए जहाँ स्कूल कॉलेजेस बच्चों के लिए सारी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तो आपको वहाँ अच्छा है। बट आप अगर किसी गांव में पहुंच जाएंगे, अभी देखिए गांव के अंदर सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी हद तक फुली प्रिपेयर नहीं हो पाया है। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ करता था, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी कवर अप कर लिए, लेकिन फिर भी आप देखें गांव के अंदर जाके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं पहुँची है, नेटवर्क नहीं पहुँचा है। मतलब वो भी हर तरफ से कोशिश चल रही है जितना हो सके, रिसोर्सेज को लगाया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रहे हैं। तो उसी में माइक्रो फाइनेंसिंग भी अगर आप देखेंगे तो रूरल एरिया में माइक्रो फाइनेंसिंग बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। और हमारा जो आज का सब्जेक्ट एरिया माइक्रो फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसमें ये वाला पैरामीटर बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ बैंक्स तो नहीं है काफ़ी हद तक, तो जो है उन्हीं को ही ये लीड रोल प्ले करना पड़ेगा। और जेंडर के परस्पेक्टिव उन्होंने ऊपर मेल और फीमेल दोनों के बताया कि अगर 100 मेल को लेते हैं तो उसमें से 55% मेल्स का इंक्लिनेशन है कि वो खोलना चाहेंगे। फीमेल के कंपेयर वो बेटर है, फीमेल्स में थोड़ा कम है, क्योंकि जो हमारी अभी मिडल और सीनियर एज ग्रुप पॉपुलेशन है, अगर आप उसे देखेंगे मेल्स और फीमेल्स की, उसमें कहीं ना कहीं आपको मेल डोमिनेंस दिखेगा। फीमेल्स के पास इक्वल राइट्स नहीं है, स्पेशली रूरल पार्ट्स में बात कर रहे हैं। कुछ एक स्टेट्स में पिक्चर डिफरेंट है, बट मेजॉरिटी में यही है। लेट्स गो फॉरवर्ड। इससे फाइनली वी कैन कंक्लूड कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उसको केटर करना इज आर बेसिक नीड। अगर वो सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जीडीपी का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर जाएगा।
पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव होगा। अभी जो हमारे, ये देखें सिचुएशन क्या है कि ये हमारी पॉपुलेशन की पार्ट है, और जब पॉपुलेशन की पार्ट है तो ये हमारे एसेट हुए। इनको यूटिलाइज अगर हम नहीं करें तो वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बनेगा। तो इनके पास आइडियाज़ तो ज़रूर है, और आइडिया नहीं है तो अगर इनको थोड़ा काउंसिल किया जाए तो यू सी दे विल बी कमिंग अप विद न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। वो नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनर से अपनी तरफ से प्रोडक्टिविटी एनहांस करके कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही ये चीज़ें फ्लरिश होनी शुरू होगी, देखेंगे आप कि कंट्री की जीडीपी काफ़ी फ्लरिश करेगी साथ में। ये डॉक्टर सी रंगराजन की रिपोर्ट बेस्ड फाइंडिंग्स हैं। इसमें उन्होंने 6 अप्रोचेस दिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को। एक कि क्रेडिट टू मार्जिनल एंड सब मार्जिनल फार्मर्स, फार्मर्स के ऊपर एम्फेसाइज देने की कोशिश की, क्योंकि रूरल बेल्ट में आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स तो है नहीं है, प्राइवेट जॉब्स भी नहीं है, फार्मिंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम, है ना। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी कहिए, तो फार्मर्स को आप सपोर्ट करने की बात करें। दूसरा, ब्रांचेस खोलें रूरल एरिया में। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको मैं बताऊं कि बैंक्स के लिए एक चेक पॉइंट रखा गया है आरबीआई के थ्रू। उसमें उनको ये इंस्ट्रक्शंस है कि जब भी आप कोई एक, दो, तीन ब्रांचेस खोलते हैं मेट्रोज अर्बन एरियाज में, तो 3 ब्रांचेस के लिए एटलीस्ट एक ब्रांच तो रूरल इंडिया में होनी चाहिए। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि देखिए, आप कहीं से पैसा बना रहे हैं तो कहीं आप थोड़ा सा कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव से उसे लगा भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो कहीं का फायदा, कहीं के लिए नुकसान। ये दोनों डायमेंशंस को देखते हुए आरबीआई ने बैंक्स को थोड़ा सा ऐसे कंपेल किया, पब्लिक प्राइवेट दोनों, इंडियन फॉरेन दोनों। हाँ, बट फॉरेन बैंक्स को थोड़ा सा हम लीवरेज दे देते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर लोन्स वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि उनके लिए ब्रांचेस खोलना मुश्किल है। तो वो लोग नाबार्ड, सिडबी ऐसी एजेंसीज को फंडिंग देके अपनी जो रिक्वायरमेंट है, टारगेट रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट, एसएचजी बैंक लिंकेज मॉडल के प्रोग्राम को थोड़ा प्रमोट करें। इसी 1992 में नाबार्ड ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक्स के साथ कनेक्ट करना शुरू करा, और इसके थ्रू उन्होंने लेंडिंग शुरू की रूरल एरिया में। अब ये कोलेट्रल फ्री लेंडिंग है, सिक्योरिटीज़ तो चाहिए नहीं, तो उस सिचुएशन में थोड़ा रिस्की है, बट कहीं से तो शुरू करना है। इसके बाद आप देखें, वो ये भी कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अप टू क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट में वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप यू शुड गिव हेल्पिंग हैंड्स इन अदर डायमेंशंस टू। अब देखिए, लोन देना है, आप बोले किसी पर्पज़ पे देना है, कभी कभी ऐसे लोन्स कंजम्पशन के लिए भी देने पड़ते हैं। जैसे मेडिकल इमरजेंसी है तो वो एक कंजम्पशन लोन है, इससे निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन इससे उसका प्रेजेंट ठीक रहेगा, और मे बी जब भी वो रिकवर हो जाए तो विल बी एबल टू रीपे योर लोन। जैसे कोविड के टाइम पे कितने लोगों को मेडिकल इमरजेंसीज आई। अगर आप मेडिकल इमरजेंसी में फार्मर या कोई भी और जो रूरल एरिया से कनेक्टेड है, अगर आप उन्हें मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसके लिए फाइनेंसिंग नहीं दे रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन वो कहाँ से इस क्राइसिस से रिकवर करेगा। हाँ, और वो हमेशा से फिल्मों में आपने देखा होगा कि साहूकार फार्मर्स की लैंड को मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस से ले लेते हैं, और फिर वो रिकवर नहीं कर पाता है और एक डेट ट्रैप में चले जाता है और सुसाइड कमिट करता है। इस चीज़ से निकलना है तो आपको इस पे थोड़ा सा देखना चाहिए, है ना। फिर उन्होंने अगला पॉइंट रखा कि आपने अपने लोन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए, जैसे आपका प्रोसेस सिंप्लीफाई होगा, कस्टमर की रीच बढ़ेगी, कस्टमर आप तक आके बात कर पाएगा। नहीं तो ज़्यादातर होता ही है कि जब भी बैंकर को कोई प्रॉब्लम हल्की सी भी फेस होती है तो सिंपल उसके लिए उस केस में ना करना बहुत ईजी रहता है, मना कर देते हैं। तो वो सिचुएशन में फिर हमारे लोग उनसे दोबारा बात नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि ब्रांचेस कॉस्टली है, ब्रांचेस आप खोल नहीं पा रहे हैं, तो आप बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल से काम करें, जिसमें कि हर गांव में एक या दो, ज़्यादा नहीं, मतलब हर 2-3 गांव में आप एक रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस फैसिलिटेटर को अपॉइंट कर दीजिए। अब इन लोगों का क्या काम रहता है, ये 12वीं पास होते हैं,
और ये इनको एक स्वाइप मशीन मिली होती है बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। ये लोग गांव-गांव में जाते हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिन्होंने डिपॉज़िट करना है। किसी ने पैसा निकालना है या निकासी करनी है तो उनको वो वहीं दे देते हैं। और दिन के एंड में यानी 3-4 बजे के करीब जब इनके सारे गाँव का काम खत्म हो जाता है तो ये फिर अपनी पेरेंट ब्रांच, जिस भी ब्रांच में ये कनेक्टेड है, वहाँ जाके अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। इनका ये प्रोसेस रोज चलता है। इससे फायदा क्या होता है कि कस्टमर को गांव से निकल के ब्रांचेस में नहीं आना पड़ता, क्योंकि बैंक अपने इंडिविजुअल को इन गांव में खुद से भेज दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा इफेक्टिव मॉडल है। तो इसको देख के अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में माइक्रो फाइनेंसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ पाएंगे कि इसमें उन्होंने आपका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो कैसे बढ़ रहा है और क्लाइंट ओवर टाइम कैसे बढ़ रहा है वो दिखाया। यानी इससे निकलने का कंक्लूजन जो निकाल पा रहे हैं हम, सार जो निकाल पा रहे हैं वो ये कि माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के मार्केट में एग्जिस्टेंस होने पे लोगों का जो इनकी तरफ झुकाव हुआ है, जैसे जैसे आप देखें इस चार्ट में, ये जो कस्टमर बेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जितने लोग इस माइक्रो फाइनेंसिंग सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं वो हमारे सब फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर कवर हो रहे हैं। तो इस एक्चुअली गिविंग अ गुड इंडिकेशन। सेकंड, यहाँ पे इन्होंने एस आर ओ वर्ड मेंशन किया है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर के अंदर आपको सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट अगर रूल एनफोर्स करके स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन पे काम करे तो हो सकता है ये इंस्टीट्यूशन उस तरीके से परफॉर्म ना कर सकें। तो इसलिए उनको खुद से अपने नॉर्म्स सेट करने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट रहनी चाहिए। तो आरबीआई ने दो इंस्टीट्यूशंस को सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के रखा हुआ है। हाँ, तो दे कैन पुट इन कंडीशंस, दे कैन सजेस्ट वेरियस नॉर्म्स टू आरबीआई ऑन एमएफआई। ठीक है, तो इसमें आगे ये दिया कि सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं एमएफआईज, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को टेक केयर कर रहे हैं, एजुकेशन एंड स्किल से ट्रेनिंग दे रहे हैं इन एडिशन टू फाइनेंस। और अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस लोन का जो पोर्टफोलियो है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में, स्पेशली ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, उसमें एमएफआईज ही बहुत लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। अब देखें नॉर्थ ईस्ट का इशू क्या है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। सो फॉर्मल ब्रांचेस खोलने के लिए भी आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में नक्सल इश्यूज है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डालें, फिर बीच में कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज रहते हैं। सो बॉर्डर स्टेट्स हैं, उस वजह से प्रॉब्लम है। बट अगर आप देखें बैंक्स जहाँ उतने अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है तो ये आपके माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया है। और आप देखेंगे तो ईस्ट जोन जो है वो मेन कंट्रीब्यूटर है for this community of clients which are called as new to credit, means first time borrowers को अगर हम देखें पैन इंडिया तो आपको पता चलेगा ईस्टर्न जोन। अब जब हम ईस्ट कह रहे हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, इस बेल्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स आ रहे हैं। इसमें हमने नबार्ड के सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज मॉडल की बात की थी पीछे ही, और एस आर ओज की बात की थी। तो इसमें दो इंस्टीट्यूशन आ रही हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, MFIN के नाम से जाना जाता है इसको, और साधन। ओके, ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको एसआरओ के टैग पे रखा है। अब हम पहले इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की वेबसाइट देखें तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट है, ये फर्स्ट एसआरओ है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी वेबसाइट पे आप देखेंगे कि इन्होंने ऑलरेडी अपना मेनू यानी लॉगिन पेज जो बना के रखा हुआ उसमें वेल डिटेल्ड उन्होंने सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं। जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग में इंडस्ट्री ओवरव्यू, बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस, पोर्टफोलियो एंड आउटरीच। ये पेज जो खुला हुआ है वो बेसिकली यही पेज खुला हुआ है। आवर वर्क, रिसोर्स सेंटर में रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन हब जो है इनका वो इनके मेंबर्स के लिए है। सो यू कैन बी ए मेंबर विद देम। उसके लिए जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ है उनको कंप्लीट कर लीजिए। हम्म, ये हमारी सेकंड वेबसाइट है साधन। उसमें भी इन्होंने अपनी पूरी डिटेल दे रखी है कि हाउ दे आर ऑपरेटिंग इन सम ऑफ द स्टेट्स वेरी एक्टिवली। और
रेगुलरली मीडिया में ये कुछ ना कुछ प्रमोट करते हैं, सो एज टू ब्रिंग दिस सेगमेंट इनटू डिस्प्ले। नेक्स्ट इज लाइक, इसमें हमारे पास जो लिस्ट है, एम एफ आईज को हमने 4 सेगमेंट्स में बांटा होता है। स्मॉल, इसमें स्मॉल एम एफ आईज की लिस्ट दे रखी है। इसी तरह से आपके पास मीडियम एम एफ आईज की भी लिस्ट है। अब मीडियम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जो 100 करोड़ से ज़्यादा और 500 करोड़ से कम है। और उसके बाद लार्ज एम एफ आईज हैं जो 500 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में है। और लास्ट में वेरी लार्ज एम एफ आईज। इसके साथ में हम